हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास यूपीपीसीएस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर एनसीईआरटी हिस्ट्री महेश कुमार वर्णमाल की। तो आज की वीडियो में, इसके पहले वीडियो में हम सातवाहन युग पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करेंगे और हम इस गुप्त साम्राज्य को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि अब क्या है, अब जो भी पेपर पूछे, मतलब जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन वो बहुत डीपली पूछे जा रहे हैं। अब जो है क्या है, मतलब सिर्फ पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा, हमें अब एनसीईआरटी को जो है मतलब बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य को। सबसे पहले बात करेंगे गुप्त साम्राज्य, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर नए साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अपना ये आधिपत्य कुषाण और सातवाहन दोनों के राज्य क्षेत्रों पर स्थापित किया गया। ये गुप्त साम्राज्य था। जब ये कुषाण साम्राज्य मतलब खत्म होने पर आ गया और नए साम्राज्य का उदय होना था, जिसने अपना ये जिसने जो है अपना आधिपत्य कुषाण और सातवाहन दोनों के राज्य क्षेत्रों पर स्थापित किया। ये कुषाण और सातवाहन जो दोनों थे, इन दोनों के राज्य क्षेत्रों पर अपना मतलब प्रभाव स्थापित किया, अपना आधिपत्य स्थापित किया। यह कौन था? ये गुप्त साम्राज्य था। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसने संपूर्ण उत्तर भारत को 320 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक एक सदी से ऊपर जो है राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा। कब से कब तक? तो ये जो संपूर्ण उत्तर भारत था, इसको गुप्त साम्राज्य ने 320 से लेकर के 455 ईस्वी तक मतलब संपूर्ण एक राजनीतिक एकता में इसको बांधे रखा। अब बात करेंगे गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए। तो सबसे पहले कौन हुए? स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। उसके बाद हुए कौन? तो ये हुए घटोत्कच गुप्त। ये जो है तो ये दोनों पूर्ण स्वतंत्र शासक रही थी। ये श्रीगुप्त और जो ये घटोत्कच थे, ये दोनों भी पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे। और इसमें वास्तविक गुप्त साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे और गुप्त संवत 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। कब से? 319 ईस्वी से। आगे बात करेंगे, आगे कौन थे? फिर हुए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त और रामगुप्त। इसमें ये उपाधि इनको किसकी? समुद्रगुप्त को थी, तो ये पराक्रमांक और श्री विक्रम की। और इनका उपनाम क्या है? तो ये भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। ये बहुत सारे वनडे एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो ये किसको? समुद्रगुप्त को कहा गया। नेक्स्ट जो शासक हुए वो हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको कौन कौन सी उपाधियां धारण थी? तो इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, इनको विक्रमादित्य कहा जाता था। और जो इन्हीं के टाइम में गुप्त काल था, जो इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम जो इनका शासन जब तक रहा, तो उस टाइम को ही ये गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा गया। और इन्हीं के टाइम पे ये चीनी यात्री फहियान एक था, इसका आगमन हुआ था, ये आया था। तो याद रखिए, चीनी यात्री फहियान किसके समय में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय में आया था। नेक्स्ट शासक हुए कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम को उपाधि धारण, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये महेंद्रादित्य की उपाधि इनको प्रदान की गई थी। और ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट जो शासक हुए वो हुए कौन? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त को उपाधि धारण थी क्रमादित्य की। और फिर इसके बाद हूणों का आक्रमण होता है और ये गुप्त वंश समाप्त हो जाता है। इसके बाद ये गुप्त वंश की यदि अंतिम शासक की बात करें कौन थे, तो ये गुप्त वंश के अंतिम शासक थे स्कंदगुप्त। ठीक है, तो इनका एक मतलब सीक्वेंस याद रखिए। यहाँ से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त प्रथम, फिर सबसे लास्ट में स्कंदगुप्त। आगे बात करेंगे यहाँ पर श्रीगुप्त की। इनका शासन जो है कब से कब तक रहता है? श्रीगुप्त ये 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक रहते हैं। 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक रहते हैं। और प्रभावती गुप्ता के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदिराज के रूप में किया गया है इनका।
और लेखों में इनका गोत्र ये धारण बताया गया है। क्या बताया गया है? इनका गोत्र धारण बताया गया है। और इनका शासन 280 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा? 280 ईस्वी तक रहा। आगे बात करेंगे, ये श्रीगुप्त थे, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। और इत सिंह के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था तथा मंदिर के लिए कितने 24 गांव दान में दिए थे। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। और इत सिंह के अनुसार यदि बात करें तो इन्होंने एक मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया और मंदिर में कितने 24 गांव दान में दिए। नेक्स्ट बात करेंगे ये घटोत्कच गुप्त की। घटोत्कच गुप्त ये कब इनका शासन रहा? 280 से लेकर के 319 ईस्वी तक। लगभग ये 280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया और ये घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की। तो महाराज की उपाधि किसने धारण की थी? श्रीगुप्त ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी और घटोत्कच जो थे इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। प्रभावती गुप्ता के पूना एवं ये सिद्धपुर ताम्रपात्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया है। जो प्रभावती गुप्ता, इनके ये पूना और ये रिद्धपुर ताम्रपत्र हैं, इसमें ये जो अभिलेख हैं इसमें घटोत्कच हैं, इनको गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया है। आगे बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन कब से कब तक रहता है? ये 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक रहते हैं। कब से कब तक? तो 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक रहते हैं। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश के पहले प्रसिद्ध शासक थे। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है और ये पहले शासक मतलब पहले प्रसिद्ध शासक थे। श्रीगुप्त व घटोत्कच महाराज कहलाते थे, वही चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये श्रीगुप्त और जो घटोत्कच थे इनके पहले वाले जो शासक, तो ये महाराज कहलाते थे और चंद्रगुप्त प्रथम इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इनका विवाह लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, इनसे हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का। और गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने रजत चांदी की मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ करवाया था। यदि बात की जाए कि मतलब क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि गुप्त वंश में रजत या चांदी की मुद्राओं का सर्वप्रथम मतलब प्रचलन किसने प्रारंभ करवाया था? तो ये किसने करवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था। और चंद्रगुप्त प्रथम महान शासक हुए क्योंकि इन्होंने 319 से लेकर के 320 ईस्वी में अपने राज्यारोहण की स्मृति में गुप्त संवत चलाया था। इन्होंने ये गुप्त संवत भी चलाया था। अब बात कर लेते हैं कुछ जो गुप्त शासक थे इनकी प्रमुख उपाधियां क्या क्या थी। तो श्रीगुप्त जो थे इनको आदिराज या महाराज कहा जाता था और घटोत्कच जो थे इनको महाराज की उपाधि धारण थी। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक की उपाधि ये प्राप्त की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य या विक्रमांक की उपाधि ये प्रदान की गई थी। और कुमारगुप्त को ये महेंद्रादित्य की उपाधि मतलब दी गई थी। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य कहा जाता था और स्कंदगुप्त जो गुप्त वंश के अंतिम शासक थे इनको शक्रादित्य या शक्रोपम की उपाधि दी गई थी। तो ये उपाधियां इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करेंगे अब ये गुप्त साम्राज्य का मतलब, क्योंकि गुप्त साम्राज्य इसका विस्तार काफी मतलब रहा था। तो यहाँ पर आप उस टाइम पे मतलब गुप्त साम्राज्य का विस्तार जो है काफी रहा था, तो मैप से भी समझ सकते हैं और मैप की हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इसमें समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट जो शासक हुए थे वो कौन थे? वो हुए थे समुद्रगुप्त। इनका शासन कब से कब तक रहा था? तो ये 335 से लेकर के 380 ईस्वी तक रहा था। 335 से लेकर के 380 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त 335 से लेकर के 380 ईस्वी तक इन्होंने गुप्त राज्य इन्हीं के टाइम में समुद्रगुप्त ने जो है ये गुप्त राज्य का काफी विस्तार किया था। गुप्त साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया था किसने? समुद्रगुप्त ने। और इनके एक दरबारी कवि थे हरिसेन, इन्होंने इनको अपने ये आश्रयदाता के पराक्रम का उदात्त वर्णन किया था। ये दरबारी कवि थे किसके? समुद्रगुप्त के। कौन थे? एक ये कवि थे, नाम था हरिसेन। ये कई बार पूछ लिया जाता है हरिसेन किसके दरबार में रहते थे, तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे।
आगे बात करेंगे जो समुद्रगुप्त द्वारा विजित क्षेत्रों को कितने 5 समूहों में बांटा गया है, जिसमें जो प्रथम समूह है इसमें ये गंगा यमुना दोआब के वे शासक हैं जिन्हें कि पराजित कर उन्होंने उनके राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। और जो द्वितीय समूह है इसमें पूर्वी हिमालय के जो राज्य थे उसमें कुछ जो सीमावर्ती राज्य थे उनके शासक थे, जैसे नेपाल, असम और बंगाल आदि के जो शासक थे। इसमें ये द्वितीय समूह में पूर्वी जो हिमालय वाला एरिया है, मतलब कौन सा, पूर्वी हिमालय वाला एरिया, इसमें जो मतलब ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया इसको इन्होंने अपने जो है साम्राज्य में मिला लिया था, जो ये हिमालय पूर्वी हिमालय वाला एरिया है। आगे बात करेंगे द्वितीय और तृतीय समूह में कौन थे, तो तृतीय समूह में वे आठविक राज्य जो जंगली क्षेत्रों में स्थित राज्य थे जो विंध्य क्षेत्र में पड़ते थे। तृतीय समूह में किसको इन्होंने, जो आठविक राज्य थे और जंगली क्षेत्रों में स्थित थे और विंध्य वाले एरिया में पड़ते थे, विंध्य वाले एरिया में पड़ते थे। आगे बात करेंगे और चौथे समूह की बात करें तो चौथे समूह में जो पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 राज्य थे जिन्होंने पराजित करके इन्हें छोड़ दिया था। मतलब ये पराजित तो कर दिया था उनको, लेकिन इन्होंने उन्हें जो दक्षिण भारत वाले 12 शासक थे इनको अपने राज्य में नहीं मिलाया था, इनको छोड़ दिया था। समुद्रगुप्त तमिलनाडु में कांची तक, जहाँ इन्होंने पल्लवों से अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार कराई थी। जो पल्लव शासक थे इनसे इन्होंने अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार कराई थी। और पांचवें समूह की बात करें तो पांचवें समूह में जो शकों और कुषाणों के नाम हैं, जिनमें से कुछ अफगानिस्तान में राज करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जो थे इन्होंने इनको पदच्युत कर हटा दिया था और सुदूर देश के शासकों को अपने अधीन कर लिया था। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त ने इनको हटा दिया था, जो शक और कुषाण शासक थे जो अफगानिस्तान वाले एरिया में रहते थे, और इनके जो मतलब देश थे इनको अपने इनके जो शासक थे इनको अपने अधीन कर लिया था। आगे बात करेंगे, एक चीनी स्रोत के अनुसार बात करें तो श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन। ये मेघवर्मन जो थे इन्होंने ये गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा था। श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन, इन्होंने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा। और इलाहाबाद की प्रशस्ति या जो प्रशंसात्मक अभिलेख है इससे प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इलाहाबाद का जो ये प्रशंसात्मक मतलब प्रशस्ति या प्रशंसात्मक अभिलेख है, इससे इस चीज का पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे गुप्त साम्राज्य के शासक, इनको कभी पराजय का सामना मतलब इनको कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। और इन्होंने अपनी बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण इनको ये अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के कारण ही क्या भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है। आगे बात करेंगे, बी ए सीमत ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। इनको भारत का नेपोलियन कहा किसने है, तो ये बी ए सीमत है, इन्होंने ही कहा है। समुद्रगुप्त अपने को लिच्छवी दौहित्र कहकर गर्व का अनुभव करते थे। ये खुद को क्या कहते थे, तो ये लिच्छवी दौहित्र कहते थे। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन कब से कब तक रहा था, ये 380 से लेकर के कब तक, 412 ईस्वी तक रहा था। 380 से लेकर के 412 ईस्वी तक शासन किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। काफी मतलब विस्तार हो गया था, काफी मतलब ऊंचाई पर पहुंच गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त साम्राज्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी ये इनकी पुत्री थी प्रभावती का विवाह वाकाटक के ये शासक थे रुद्रसेन द्वितीय, इनसे कराया था, जो ब्राह्मण जाति के थे और मध्य भारत में शासन करते थे। इनकी एक पुत्री थी चंद्रगुप्त द्वितीय की नाम था प्रभावती। इनका विवाह इन्होंने वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ कराया, जो कि ब्राह्मण जाति के थे और मध्य भारत के शासक थे। आगे बात करेंगे, वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव स्थापित कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अब जब यहाँ पर अपनी पुत्री का विवाह कर लिया तो इन्होंने एक मतलब सीधी सी बात बनती है कि जब अपनी पुत्री का विवाह करके मतलब ये वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, तो उसके बाद जो है इन्होंने ये अप्रत्यक्ष रूप से अपना, अब जब विवाह कर दिया तो अब ये अप्रत्यक्ष रूप से उनका प्रभाव तो हो ही गया उस क्षेत्र पर, वाकाटक राज्य पर।
और ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो पश्चिमी मालवा और गुजरात था इस पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया और वहां के 400 साल पुराने शक क्षत्रपों के शासन का अंत कर दिया। ये जो शक क्षत्रप थे ये मतलब ये 4 सालों से शासन कर रहे थे और इनके शासन का इन्होंने अंत कर दिया था पश्चिमी मालवा और गुजरात वाले एरिया पर। आगे बात करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया। उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये उपाधि इससे पूर्व कब 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। इसके पहले ये जो शक क्षत्रप थे इन्होंने पर ये विजय पाने के उपलक्ष्य में किसने धारण की थी, तो शासक ने पश्चिमी भारत में। आगे बात करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 रजत मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया था और चंद्रगुप्त के सिक्के पर देवश्री लिखा हुआ था। महरैली से प्राप्त एक लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की पहचान किसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की जाती है। 2 रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था, 2 रजत मुद्राएं चलवाई थी, मतलब ये चांदी की मुद्राएं चलवाई थी और चंद्रगुप्त के सिक्के थे, इन पर देवश्री लिखा हुआ था। महरैली से एक लौह स्तंभ प्राप्त हुआ, इसमें ये चंद्र नामक शासन की पहचान किसके चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती थी। आगे बात करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन स्थित दरबार जो है ये कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वानों से विभूषित रहता था। ये कवि मतलब कालिदास ये किसके दरबारी कवि थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। ये बहुत पूछे जाते हैं और इनकी रचनाएं भी कई बार बहुत पूछी जाती हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो कवि रहते थे उसमें कौन थे, हरिश्चंद्र थे। ये कविता, इनकी रचना जो है ये कविता है, ये कवि थे। और बारामिहिर जो थे तो ये खगोल विज्ञानी थे और इनकी एक रचना है बृहद संहिता। वररुचि जो थे तो ये एक व्याकरण मतलब व्याकरण करता थे और इनकी रचना है व्याकरण जो कि संस्कृत में है। और धन्वंतरी ये क्या थे, ये मतलब वैद्य या चिकित्सक थे। ये आयुर्वेद, इनकी एक रचना है चिकित्सा पुस्तक है, ये आयुर्वेद रचना है इनकी और ये पुस्तक जो है चिकित्सा पर आधारित मतलब पुस्तक है। छपड़क जो थे ये ज्योतिष विद्या से संबंधित थे और ज्योतिष शास्त्र इनकी एक रचना है। अमर सिंह ये शब्दकोश रचना से संबंधित थे। अमरकोश शब्दावली अमरकोश ये इनकी रचना है। कालिदास ये नाटक और काव्य की रचना करते थे। इनके कई नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और ऋतुसंहार और बहुत सारे मतलब इनके नाटक हैं जिसमें 5 या 6 काफी इंपॉर्टेंट हैं। शंकु जो थे ये वास्तुकला से संबंधित थे और इन्होंने एक रचना की थी शिल्प शास्त्र। बेताल भट्ट ये जादू से रिलेटेड थे, मतलब जादू पर आधारित ये जो है रचनाएं करते थे और इन्होंने रचना की थी एक मंत्र शास्त्र। तो ये रचनाएं इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आगे बात करेंगे, चंद्रगुप्त समय में चीनी यात्री फैयान ये 399 से 414 ईस्वी में भारत आया था। चीनी यात्री था फैयान और ये चंद्रगुप्त के समय में ही भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पश्चात उसका पुत्र ये कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना। यहाँ पर चंद्रगुप्त जो थे इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनका पुत्र कुमारगुप्त शासक बनता है। बात करेंगे कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त प्रथम, इनको उपाधि धारण थी महेंद्रादित्य की। 415 से लेकर के 455 ईस्वी तक शासन करते हैं और उनकी मुद्राओं पर श्री महेंद्र या महेंद्रादित्य ये आदि उपाधियां अंकित थी। उन्होंने स्वर्ण सिक्कों पर ये गुप्त कुलामल चंद्रयोम गुप्त कुल व्योम राशि कहा था। जो उनके मतलब सिक्के थे उन पर उसे क्या गुप्त कुलामल चंद्र और गुप्त कुल व्योम शशि कहा गया था। और शक्रादित्य को ये कुमारगुप्त की उपाधि किसने महेंद्रादित्य के समानार्थी माना गया था। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ होते थे तो ये किया था और अश्वमेध प्रकार की मुद्रा चलाई थी। किसने, ये सारे काम किसने किए थे, कुमारगुप्त ने किए थे। आगे बात करेंगे, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी और विश्वविद्यालय में समय की माप के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक छात्र और छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा से गुजरना पड़ता था। मतलब वहां पर यदि एडमिशन चाहिए किसी को नालंदा विश्वविद्यालय में तो उस टाइम पर भी एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता था। आगे बात करेंगे,
आगे बात करेंगे कुमार गुप्त के समय में ये सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या कितनी, लगभग 18 है। और इनके समय में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं पर सबसे बड़ा ढेर बयाना मुद्रा भंडार, जो कि राजस्थान भरतपुर जिले से प्राप्त हुआ है, जिसमें कितनी 623 मुद्राएं मिलती हैं। इन्हें मयूर शैली की सर्वाधिक मुद्राएं मिलती हैं, और इस शैली में चांदी की कुछ मुद्राएं सबसे पहले कहाँ पर, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई। आगे बात करेंगे कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने ये आक्रमण किया, और इसका उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में मिलता है। कुमारगुप्त ने इन्हें पराजित करने के लिए अपने योग्य पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा, और स्कंदगुप्त पुष्यमित्र को पराजित करने में सफल हुआ था। कौन, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ये जो पुष्यमित्र थे, इनको पराजित करने में सफल हुआ था। अब बात करेंगे किसकी अब शासन आ जाता है कुमारगुप्त के बाद, स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त इनको उपाधि धारण की थी इन्होंने, कौन सी, तो ये शक्रादित्य की। इनका शासन रहा था 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक, और स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। स्कंदगुप्त ये गुप्त वंश का अंतिम सबसे प्रतापी शासक था, और कहोम अभिलेख से ये प्राप्त होता है कि इसने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। ये शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी, इसका पता कहाँ से चलता है, ये कहोम अभिलेख से चलता है। और हूणों का ये गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण, जो हूण थे, हूणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। और श्वेत हूणों का पूर्वी हूण भी कहा जाता था। जो श्वेत हूण थे, इनको ये पूर्वी हूण भी कहा जाता था, जिन्होंने हिंदू कुश पार कर गांधार प्रदेश पर आक्रमण किया तथा गुप्त साम्राज्य के कुछ भाग पर अपना अधिकार कर लिया था। आगे बात करेंगे, स्कंदगुप्त केवल योग्य सैन्य संचालक था, बल्कि एक ये आदर्श प्रशासक भी था। और जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसने सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। आगे बात करेंगे, इस लेख में गिरनार के प्रशासक चक्रपालित द्वारा ये सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का वर्णन मिलता है, कि गिरनार के प्रशासक ये चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया गया था। हेनसांग ने नालंदा ये संघाराम को बनवाने वाले शासकों में शक्रादित्य के नाम का उल्लेख किया है, जिससे स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संघाराम को सहायता देने का प्रमाण मिलता है। और स्कंदगुप्त ने चीन के साथ मित्रतापूर्ण संपर्क बनाए रखा तथा 466 ईस्वी में एक राजदूत को चीन के शांग सम्राट के दरबार में भेजा था। अब बात करेंगे स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों की, कि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी कौन कौन थे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हम यहीं से आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।